नमस्कार मित्रों, हम लोग लाइव हैं फेसबुक पर भी और हमारी रिकॉर्डिंग भी शुरू हो चुकी है। वातायन की इस साप्ताहिक संगोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज यह 39th एपिसोड है वातायन का। 39th कार्यक्रम हो रहा है उस कड़ी में, जब यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हुआ था इंग्लैंड में मार्च पिछले साल, तब से हम लोग ये साप्ताहिक संगोष्ठियों की श्रृंखला चला रहे हैं। और इसमें बहुत से नवोदित रचनाकारों को हमने मंच पे बुलाया है, ब्रिटेन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखकों को मंच पे आमंत्रित किया है। बहुत से ऐसे लोग जिन्हें हमें सुनने का अवसर कब मिलता है, वो लोग इस मंच पर आए हैं। बहुत लोग जो हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम लोगों ने याद किया है, कुछ संवाद के आयोजन हुए हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महान कवि कुंवर नारायण जी की स्मृति में यह आयोजन कर रहे हैं। आज हम उनको याद करते जा रहे हैं। कुंवर नारायण जी के परिचय से कौन वाकिफ़ नहीं है। देश-विदेश के जो जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार हो सकते हैं, उन सब से कुंवर नारायण जी को नवाज़ा गया है। चाहे वो ज्ञानपीठ हो, व्यास सम्मान, पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी, बल्कि कुंवर नारायण जी उन साहित्यकारों में से हैं, उन कवियों में से हैं, जिनको सम्मानित करते हुए संस्थाओं ने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया है। 35 भाषाओं में कुंवर नारायण जी के एक अनुवाद हुए हैं। साथ में कुंवर नारायण जी ने स्वयं भी कई अंतर्राष्ट्रीय लेखकों के अनुवाद किए हैं और कला और सिनेमा पर भी बहुत सी उनकी पुस्तकें शामिल हैं। तो आज ऐसे महान विभूति को हम लोग याद करने जा रहे हैं। और साथ में बताता चलूँगा कि कुंवर नारायण जी उसी शहर से आते हैं जिस शहर से मैं हूँ, लखनऊ से। और उनके निवास महानगर पे भी मुझे जाने का अवसर मिला है। वो मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे और 1994 में हमने कुंवर नारायण जी की स्मृति में यहाँ नेहरू केंद्र में एक कार्यक्रम भी रखा था। और उस कार्यक्रम को डॉक्टर लक्ष्मीवंत सिंघवी जी जो तत्कालीन उच्चायुक्त थे, उनकी अध्यक्षता में वो आयोजन हुआ था। वह स्मृतियाँ अभी ताज़ा हैं। और कुंवर नारायण जी स्वयं हिंदी कविता के सौंदर्य के बारे में क्या कहते हैं, आइए हम एक झलक यहाँ पर देखते हैं। मैं साझा कर रहा हूँ। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, आसान सवालों के जवाब अक्सर बहुत मुश्किल होते हैं। कविता क्या है, कहाँ है, क्यों है, ये सवाल जो सुनने में तो आसान लगते हैं, मगर उसका जवाब करीब करीब सवाल की तरह है कि कविता क्या नहीं है, कविता कहाँ नहीं है। कविता एक ऐसी दृष्टि है जो हमें खास तरह से दुनिया को देखने में मदद करती है, अपने अनुभवों को जानने में मदद करती है, अपने आप को जानने में मदद करती है। और उसको हम भाषा में देख सकते हैं, अपने बोलचाल में, आचरण में, और जो हमारे ऊपर आप बीती है उसमें, और जो जग बीती है उसमें भी देख सकते हैं। तो कविता को किसी एक परिभाषा में बांधना बहुत मुश्किल है। वो चारों तरफ हमारे बिखरी हुई है और हम जो हैं एक कवि की तरह उसको भाषा में उतारना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं। बहुत से बोलचाल में हमारे ऐसे प्रसंग आते हैं जो काव्यमय होते हैं, जिनको हम अनायास कहते हैं कि तो तुमने बात नहीं कही है, कविता कही है। तो इसलिए हम समझते हैं कि कविता हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है, और दोनों के एक संवाद से उत्पन्न होती है। शुक्रिया। तो ये थे कुंवर नारायण जी के ज़ुबानी हमने कविता की परिभाषा, उसके सौंदर्य को थोड़ा-सा सुना और उन्हें याद किया। आज हमारा सौभाग्य है कि कुंवर नारायण जी के स्मृति में जो आयोजन हो रहा है, उसमें उनके सुपुत्र अपूर्व नारायण जी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अपूर्व जी स्वयं लेखक हैं, अनुवादक हैं और अपने पिता की जो विरासत है, साहित्यिक विरासत, उसे सँभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके साथ हम जुड़ रही हैं सोफिया विश्वविद्यालय से भारतीय साहित्य और संस्कृति की प्रोफेसर मिलेना ब्रातोएवा जी, जिन्होंने कुंवर नारायण जी और उनके जैसे कई श्रेष्ठ रचनाकारों के ऊपर बहुत काम किया है। और इस कार्यक्रम
को आगे बढ़ाएंगी डॉक्टर रेखा सेठी जी। रेखा सेठी जी से हम सब लोग परिचित हैं, वातायन के मंच पे पहले भी आई हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, समीक्षक हैं, अनुवादक हैं और हिंदी के क्षेत्र में एक विशिष्ट नाम रखती हैं भारत में आज। तो इन शब्दों के साथ मैं निमंत्रित करता हूँ और मन सौंपता हूँ रेखा सेठी जी को। रेखा जी, आपका स्वागत है। आप अपने आप को जी, नमस्ते पद्मेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और वातायन के मंच का शुक्रिया कि आपने फिर से आज मुझे याद किया। और आज की ये संध्या खास इस तौर पे भी है कि दिव्या जी ने एक परिकल्पना की, स्मृति और संवाद की, और स्मृति और संवाद की इस श्रृंखला में कुंवर जी को हमने सबसे पहले लिया। आज सबसे पहले उनको याद करने जा रहे हैं। जैसा पद्मेश जी ने कहा कि कुंवर जी की विशिष्टता जो है वो केवल साहित्य की एक भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि कल हम एक वातायन के मंच से ही हमने एक कविता उनकी साझा की थी, अजीब मुश्किल में हूं इन दिनों। तो एक साथ उन्होंने भारत की साहित्यिक संपदा के साथ साथ उस कविता में विश्व की साहित्यिक संपदा, शेक्सपियर को लेकर और यहाँ दक्षिण भारत में कंबन को लेकर, उन सबको एक ही कविता में समेट लिया। मैं जब भी कुंवर जी के विषय में सोचती हूँ तो ये सोचती हूँ कि एक ऐसा बहुविज्ञ, बहुपठित कवि जो एक तरफ संस्कृत साहित्य, भारतीय साहित्य की रग रग को पहचानता है और उतनी ही गहरी पकड़ उसकी विश्व साहित्य पर भी है, और विश्व के मानचित्र पर उनकी अपनी एक जगह है। कुंवर जी की कविताएं एक सतह पर जिन शब्दों के अर्थ हम जान लें, समझ लें, ऐसी नहीं है, बल्कि बार बार हमारे मन में गूंजती रहती हैं। एक उनकी कविता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये लिखा था, गुरेनिका को कोट करते हुए उन्होंने लिखा था कि जो पेंटिंग वो बनी थी, वो पेंटिंग सिर्फ देखने से नहीं बनी, मैं वो पेंट करता हूं जो मैं सोचता हूं। तो कुंवर जी की कविता भी जो वो सोचते हैं, जो अपने मन पर महसूस करते हैं, जिस पर वो बार बार चिंतन करते रहते हैं, इसलिए हर कविता उनकी एक से अधिक अर्थ दिए हुए है, कई सतहों पर, कई स्तरों पर एक साथ घटित होती है। 1956 में उन्होंने लिखना शुरू किया था और चक्रव्यूह नाम का पहला काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था। तो लगभग 7 दशक तक वे रचनारत रहे। लेकिन खास बात ये थी कि इस लंबे अंतराल में अगर आप एक काव्य संकलन के बाद दूसरा काव्य संकलन कई वर्षों के अंतराल के बाद में आया, तो लगातार ये जो चिंतन करते रहना, उस संवेदना से, उस विचार से जुड़े रहना और उसे किस पृष्ठभूमि पर जाकर परखना, इतिहास, मिथक, दर्शन, उपनिषद, कौन सा तत्व ऐसा है उनकी कविता में जो वो नहीं समेट लाते हैं। मैं जब जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कुंवर नारायण की कविता हमारे साहित्य संसार का एक घना वृक्ष है। उस घने वृक्ष में पक्षियों के घोंसलों की जगहें तो हैं, लेकिन हवा, पानी और रोशनी के घरौंदे भी हैं। ये रोशनी के घरौंदे उनके शब्दों में उतरकर बार बार हमें ये स्पेस देते हैं कि हम उस पर लौटें, हम उस पर विचार करें और उनकी कविताएं केवल पढ़ने की नहीं बल्कि चिंतन का एक धरातल ली आती हैं। अपूर्व जी का होना बहुत सौभाग्य की बात है आज, क्योंकि अपूर्व जी के साथ साथ अपूर्व जी आज जिस स्टडी में बैठे हैं वो कुंवर जी की स्टडी है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम कुंवर जी के पास ही बैठे हुए हैं, और मुझे उस स्टडी में बैठकर कुंवर जी से बातें करने का बहुत अवसर मिला। और मिलेना जी भी हैं, उनके काम पर मैं और बाद में बातचीत करूंगी।
लेकिन जैसे एक वीडियो पद्मेश जी ने दिखाया, तो सबसे पहले क्या मैं अनुरोध कर सकती हूँ अपूर्व जी से कि वो कुंवर जी की आवाज में हमें कुंवर जी की एक कविता सुनवाएं। आप अपने आप को अनम्यूट करें अपूर्व जी। हाँ सर, कोई विशेष कविता हो तो बताएं, नहीं तो अब की अगर लौटा तो आप कह रही थी उससे शुरू करें। जी, जी, उसी से शुरू कीजिए। अब की अगर लौटा तो, अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा, चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूंछे नहीं, जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं, अगर बचा रहा तो कृतज्ञता लौटूंगा। अब की अगर लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। ये थी कविता। कुमार गंधर्व का गायन भी शुरू हो गया था वहीं। जी, इस कविता में जैसे कुंवर जी बोल रहे थे, उनकी आवाज तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ वो काव्य संवेदना भी थी। पूर्ण होना क्या होना है, कृतज्ञ होना है। बृहत्तर होना क्या होना है, औरों को जगह देना है। कुंवर नारायण की काव्य संवेदना का यही विस्तार, विराट के प्रति एक समर्पण का भाव उन्हें बड़ा कवि बनाता है। जब भी आज जिस साहित्यिक माहौल में हम जी रहे हैं, बड़े वाद विमर्श टकराहट की बातें चारों तरफ सुनाई देती हैं, लेकिन कुंवर जी की कविता की खासियत क्या है कि एक मुक्ति की कविता है। और मुक्ति कैसी? ज्ञान द्वारा संभव मुक्ति की कविता है। ये विराटता उनकी छोटी से छोटी कविता में भी मिलेगी, और यही विराटता उनकी जो बड़े खंड काव्य हैं, चाहे वो आत्मजयी हो, वाजश्रवा के बहाने हो, कुमार जीव हो। आत्मजयी अपने को जीत कर ही आत्मजयी हुआ जाता है। तो ये छोटे छोटे जो अहम हैं, उनके विसर्जन से उनकी कविता बनती है। तो अपूर्व जी, क्योंकि आपसे हमने बात करना शुरू किया है, तो पहले हम आप ही की तरफ लौटते हैं कि कुंवर जी की ऐसी जीवन की, लखनऊ की बात की अभी अभी पद्मेश जी ने, तो आप कुछ उनसे जुड़ी हुई अपने मन की कुछ बातें और सुनाएं। बहुत लंबा समय बीता था लखनऊ में कुंवर जी का, 50 वर्षों से ऊपर। और 90s में हम लोग दिल्ली आ गए थे, तो तब से दिल्ली में हैं, मगर उसके पहले वो लखनऊ में ही रहे। और बहुत सारी यादें हैं इस कार्यक्रम में, तो सब बताना बहुत मुश्किल है। मगर वो घर जैसे पद्मेश जी बोल रहे हैं कि वो आ चुके हैं वहाँ पे, उन्होंने देखा भी होगा कि वहाँ पे लगातार हर दिन या हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई आता रहता था और ठहरता रहता था। चाहे वो सत्यजीत रे हों, चाहे पंडित जसराज हों, आमिर खां हों, संयुक्ता पांडिग्रही हों, सारे जितने लेखक हैं आप सोच सकते हैं। जब से मैं पैदा हुआ उसके बाद से मैं अज्ञे हैं, शमशेर हैं, रघुवीर सहाय हैं, सबको देखता आया हूँ घर में आते हुए और ठहरते हुए। और बहुत ही रोचक एक पूरा माहौल था। वो लखनऊ का लिटरेरी सेंटर था एक तरह से, wasn't just a house, मगर एक पूरा वो कल्चरल सेंटर था। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं उस पर, किसी दिन किताब लिखेंगे, और मेरे विचार में है ये।
और आपने अभी आत्मजयी की बात करी रेखा जी, तो उससे मुझको ये लगता है कि आत्मजयी और वाजशवा जैसे खंड का कितना कठिन काम है उसको लिखना। ये मैं जब पढ़ता हूँ उसको तो एहसास होता है। मगर कुंवर जी ने जब भी लिखा, एक उनके बारे में ये कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने जिया पूरी तरह से उसी को लिखा। सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखा, उसको पूरा आत्मसात करके और पूरा जी कर तब उन्होंने लिखा। तो जिस दौर में आत्मजयी लिखी गई 65 में वो प्रकाशित हुई थी, उस समय तो मैं हुआ भी नहीं था। उस समय उनके फैमिली में बहुत सारी डेथ्स हुई थी। उनकी मदर की डेथ हुई थी बहुत जल्दी, उनकी सिस्टर की डेथ हुई थी और कई लोगों की हुई थी। और उनके फादर थोड़ा इंडिफरेंट सा रहते थे, वो अलग रहते थे। तो वो सारा माहौल उनके दिमाग में था और वो कई सालों तक बिल्डअप करता रहा होगा, तब जाके उसमें से आत्मजयी निकली। और इसी तरह से जब उन्होंने सीक्वल सोचा आत्मजयी का, वाजशवा के बहाने के बारे में लिखने का उन्होंने विचार बनाया, तो वो 40 साल बाद, 45 साल बाद वो किताब आई। 2008 में वो किताब आई। तो 40 साल तक उन्होंने उस किताब को जिया। पिछले बार उन्होंने पुत्र की नज़र से उसको देखा और आत्मजयी लिखा, और वाजशवा में उन्होंने पिता के नज़र से सारा जीवन जिया और फिर उसको आत्मसात करके लिखा। तो ये एक कुंवर जी के बारे में मैं देखता रहा हूँ कि जो भी वो लिखते हैं, वो रोज सुबह लिखते थे, नियमित रूप से लिखते थे। 6, 7, 8 घंटे वो बैठ के अपने अपने साथ रहते थे और लिखते थे। ये शुरू से उनका रहा है रूटीन। मगर सब छपाते नहीं थे और ना ही उसको किसी पुस्तक के रूप में वो विजुअलाइज करते थे या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हों इस तरह से करते थे। वो लिखते रहते थे बस, एक सच्चे कवि के रूप में बस उनको लिखना उनका कर्तव्य था। और वो किस समय कब एक पुस्तक का रूप ले ले, वो खुद भी बहुत इससे चिंतित नहीं रहते थे। तो अभी 100 के ऊपर डायरियां हैं ऐसी जो उनकी अप्रकाशित हैं, तमाम उसमें समान है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में वो लिखते रहते थे। और अनपब्लिश्ड चीज़ें हैं, अनफिनिश्ड चीज़ें हैं। तो ये आत्मजयी और वाजशवा के संदर्भ में मैं कहना चाह रहा था। रेखा जी। कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही हैं कुंवर जी की। हमारी आंखें लपकती हैं दूर चमकते तारों के लिए, हमारी आंखें लपकती हैं दूर चमकते तारों के लिए, पर देख नहीं पाती कि तारों और अंधेरों का पूरा चिदाकाश तुम्हारे अंदर ही है। तो जो बात आप कह रहे थे कि बहुत मनन किया, तो उनके लिए बाहर और भीतर का, बल्कि ऐसे कई युग्म हैं, जैसे आशा और निराशा है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ हैं। तो ये जो द्वंद्व की अपेक्षा समन्वय का बोध और समन्वय पे को पर ज्यादा आग्रह रखना, ये कुंवर जी को एक अलग पंक्ति में खड़ा करता है। और पद्मेश जी ने जिक्र किया था कि कौन सा पुरस्कार उन्हें नहीं मिला है, तो कुछ बाद में लौटेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की ओर भी। लेकिन मैं मिलेना जी से पहले पूछना चाहूंगी कि दूर कहीं यूरोप में रहते हुए, हिंदुस्तान के बारे में पढ़ते हुए, वो कौन सी बात ऐसी है जो उन्हें कुंवर जी के प्रति, उनके लेखन के प्रति आकृष्ट करती है? हाँ, धन्यवाद रेखा जी। एक और बार आप सबको नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है आपको देखना। जवाब देने से पहले मैं दिव्या जी को अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस वातायन संगोष्ठी में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया। मेरे लिए ये सम्मान और उत्तेजना की बात भी है कि मैं कुंवर नारायण जी के लेखन तथा व्यक्तित्व को समर्पित एक संवाद में प्रतिभागी हूँ, खास तौर पर आप सब के साथ और अपूर्व जी के साथ, डॉक्टर रेखा जी के साथ। तो कुंवर जी
कि साहित्य जगत से मेरा पहला परिचय बहुत सालों से पहले था। जब मैं हमारे इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में विद्यार्थिनी होते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य पढ़ने लगी, उसी समय मैंने मुख्यतः नई कविता की परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई उनकी कविताओं को पढ़ा, क्योंकि उसी समय मेरी रुचि खास तौर पर नई कविता इस साहित्यिक आंदोलन में थी। उदाहरण के लिए इन कविताओं जो अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक में प्रकाशित हुई, जैसे दर्पण, गुड़िया, ये पंक्तियां मेरे निकट और जो सोता है इत्यादि, मुझे याद है कि उसी समय जो सोता है ये कविता मुझे बहुत प्रिय हो गई। जो सोता है उसे सोने दो, जो वो सुखी है, जो जागता है उसे जागने दो इत्यादि। इसी समय मुझे याद है कि मैं पहली बार के लिए कमरे में धूप भी पढ़ी, परंतु कुंवर जी के लेखन के प्रति मेरे विशेष रुचि अंतिम वर्षों में बढ़ती जाती है। इसीलिए कुंवर नारायण के सहायता के क्षेत्र में मैं अपने को एक विशेषज्ञ नहीं समझती हूँ। मैं ज्यादातर उसकी रचनाओं की एक विदेशी प्रेमी हूँ। उनकी रचनाओं की अति सूक्ष्म आंतरिक अनुभूति, उनकी रमणीयता एवं स्वाभाविकता से मैं बहुत आकर्षित हूँ। जब मैं कुंवर जी की किसी भी कृति पढ़ रही थी, चाहे वो कविता है या कहानी, उनकी अंतर्दृष्टि, उनकी काव्यात्मक संदेशों की दार्शनिक एवं आध्यात्मिक गहराई से, उनकी विशेष विमर्ता से मैं बहुत प्रभावित हमेशा ही हूँ। उनकी क्या कहना, प्रेक्षित दुनिया का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन से भी हमें सभी को पता है कि कुंवर नारायण जी वास्तव में संस्कृति के एक अद्वितीय कवि है। और अभी मैं उनकी कुछ कृतियों तथा 2 कहानियों का बल्गेरियन अनुवाद पर काम करने की कोशिश करती हूँ। नदी के किनारे, पानी का स्वाद, पानी की प्यास, पहले भी आया हूँ, अयोध्या 1992, तथा और खास तौर पर मैं कह सकती हूँ मोनालिसा की डायरी और कुछ हमें हुएनसंग। मेरी योजना के अनुसार उनका प्रकाशन पिछले साल के अंत तक एक पत्रिका में होना चाहिए, लेकिन कोविड महामारी के कारण ये असंभव हुआ। और अभी मेरी आशा है कि इस साल मैं इस प्रोजेक्ट का समापन कर पाऊंगी। ये पत्रिका भारतीय संस्कृति को समर्पित है। उसका नाम क्या है हिंदी में, दीपक शायद, स्वेतिल्निक है बल्गेरियन भाषा में। तो बिलेना जी ने जो कविताएं याद की, कमरे में धूप और पानी का स्वाद, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पानी का स्वाद कविता सुना देती हूँ, पढ़ देती हूँ। दिव्या जी ने कहा था कि हम कुछ कविताएं
सुनते चलें, कुछ बातें करते चलें। तो पानी का स्वाद कविता में पढ़ती हूँ आपके लिए। अकड़ कर कहता है नमक, मैं तो हूं नमक, मैं कभी नहीं बदलता अपनी राय, और पानी में घुल जाता। इतरा कर कहती शक्कर, मैं तो हूं मीठी, मीठी ही रहूंगी हमेशा, और पानी में घुल जाती। इसी तरह खट्टा, कड़वा, तीता, बखटा, हर स्वाद अपनी अपनी अकड़ और ऐंठ लिए घुल जाता पानी में। पानी कहता, मैं हूं जीवन, हर स्वाद के लिए जगह है मुझ में, माध्यमिक है मेरी क्षमताएं, समास हूं विभिन्नताओं के बीच। तो जो बात मिलेना जी कह रही थी कि कविता बड़ी सहज गति से चलती है, लेकिन अगर अंतिम पंक्ति पे ध्यान दें, समास हूं विभिन्नताओं के बीच, तो शायद ये जोड़ने का काम, घुल जाने का काम, और फिर एक नई पहचान पाने का काम, यही वो मानवतावादी दर्शन है जिसे कुंवर जी ने अपनी तमाम छोटी बड़ी कविताओं में सहेजने की कोशिश की। और मिलेना जी ने जैसा कहा कि एक ऐसा भाव, एक ऐसी निर्मिति होती है कुंवर नारायण की कविताओं में कि विश्व कवि के रूप में हम उन्हें पहचान पाते हैं। वो संवेदना केवल भारत की नहीं, किसी एक देश की नहीं, किसी एक स्थान की नहीं, किसी एक भाषा की भी नहीं, वो संवेदना मानव मात्र को छूती है और सभी भाषाओं, सभी संस्कृतियों का मूल बन जाती है। तो मुझे खासतौर पर अपूर्व जी ये याद आ रहा है कि कुंवर जी को एक इटली का पुरस्कार मिला था, प्रेमियो फेरोनिया, जो कि उनको विश्व साहित्यकार होने के नाते मिला था। उन्हें ज्ञानपीठ भी मिला, पद्म भूषण भी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता भी मिली। लेकिन ये इटली का भी एक पुरस्कार जो प्रेमियो फेरोनिया, वर्ल्ड ऑथर होने के नाते उन्हें दिया गया, यानी वो पूरे विश्व के कवि हैं और उनकी कविता की जो पहचान है वो उसकी एक वैश्विक पहचान है। संभवतः यही बात मिलेना जी ने भी अपनी बात में कही। तो आपको उसकी कुछ याद है? उस पुरस्कार की, रेखा जी? जी जी, जब उन्हें मिला तो उनका क्या? पुरस्कारों से कुंवर जी बहुत मोहित नहीं रहते थे। वो बहुत पुरस्कारों को एक तरह की विरक्ति से देखते थे। और ये मिल गया था 2006 में। ये एकदम से एक इटालवी अनुवाद हुआ था उनके कविताओं का, तो वो उसके बेसिस पे शायद उन लोग ने ये दिया था और बड़ा अच्छा रहा था। 2006 में हम लोग रोम गए थे, वहाँ पे बहुत सम्मान से उनको वो दिया गया और बहुत अच्छा रहा। सम्मान के साथ साथ कुंवर जी को जो बात आकृष्ट करती थी वो संवेदना बड़ी बात थी। अगर कोई, मतलब मेरा जितना, मैं उनसे कई बार मिली हूँ और एक यूजीसी के प्रोजेक्ट पे काम करते हुए उनसे मिलने गई थी सबसे पहले, उनका इंटरव्यू लेने, और फिर कुछ ऐसी बात बनी कि उनके पास होना ऐसे लगता था कि जैसे आप अमीर हुए जा रहे हैं, आप उनके पास बैठे तो आप समृद्ध हो रहे हैं। तो ये अनुभव उनके साथ जो होता था, मैं जानती हूँ कि कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी जब उनके पास जाता तो जिस धैर्य से वो दूसरे को सुनते थे, सुनाते नहीं थे, इतने बड़े कवि होके एक ऐसी मुद्रा में नहीं बैठते थे कि उनके पास विश्व भर का ज्ञान संचित है वो आपको दे रहे हैं। हमेशा ये स्पेस देना, दूसरे को जगह देना, ये उनकी बहुत खास बात थी। अपूर्व जी, आप तो उनके पुत्र तो हैं, मतलब एक परिवार की, एक संस्कार की विरासत तो है, लेकिन एक साहित्यिक संस्कार की विरासत इस मायने में है कि आपने उनकी कविताओं की, कहानियों के अनुवाद किए हैं,
एक संकलन आपका प्रकाशित हुआ था नो अदर वर्ल्ड नाम से, और फिर कहानियों के आपने प्ले ऑफ डॉल्स में आप सह अनुवादक रहे, और एक और कविताओं का संकलन आ रहा है जो आपने अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं। तो अनुवादक होना भी बहुत तनी हुई रस्सी पे चलने के समान होता है, एक एक पांव संभाल के रखना होता है, लेकिन वो अनुवाद आपको ये मौका भी देता है कि आप कवि की या लेखक की मन में प्रवेश कर जाएं, जैसा कि वो रचना करते हुए महसूस करता होगा उसमें आप प्रवेश कर जाएं। तो आप अपने अनुवाद के इस अनुभव के विषय में कुछ बताएं, मतलब पूरी तटस्थता से आपने एक कवि कुंवर नारायण को कैसे देखा? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल से मैं बहुत सालों से जूझ रहा हूँ। मैंने शायद 2000-2001 के आसपास उनका अनुवाद करना शुरू करा था, तो करीब लगभग 20 साल हो गए हैं। और उन्हीं की तरह मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं रहता हूँ। जो पुस्तक मेरी नो अदर वर्ल्ड जिसका आपने जिक्र करा, वो 2008 में आई थी, और उसके बाद कई वर्षों तक कोई पुस्तक नहीं आई। और ये प्ले ऑफ डॉल्स अभी आई है पिछले साल, और एक विटनेसेस ऑफ रिमेम्बरेंस करके पुस्तक आने वाली है मार्च में। तो आपने बिल्कुल सही कहा रेखा जी कि एक पूरे एक ऑथर के व्यक्तित्व में प्रवेश करना पड़ता है अच्छा अनुवाद करने के लिए। और कुंवर जी खुद अपने बारे में ये हमेशा कहते रहे हैं कि उन्होंने जो क्राफ्ट है पोइट्री का, जो उसकी कला है, उसको उन्होंने भी अनुवादों से ही काफ़ी हद तक सीखा। तो जब वो कॉलेज में ही थे, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे वो लखनऊ में, तो उनके फ्रेंच प्रोफेसर थे आंद्रे लेवी। तो उस फ्रेंच प्रोफेसर के साथ उन्होंने कुछ फ्रेंच कवियों के अनुवाद से शुरुआत करी थी। मलारमे हैं, बौदेलेर हैं, वलेरी हैं, इन कवियों के अनुवाद उन्होंने करे थे। और उसके बाद धीरे धीरे वो उस अनुवाद प्रक्रिया को वो एक नियमित रूप से अनुवाद नहीं करते थे। जब वो पढ़ते बहुत थे कुंवर जी, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। उनकी अभी लाइब्रेरी में 20,000 किताबों से ज़्यादा हैं। तो और हर विषय पे, हर भाषा में वो पढ़ते रहते थे। तो जब भी उनको कोई कविता अच्छी लगती थी, वो उसका अपने डायरी में अनुवाद कर देते थे। और वो उस किताब का एक अभी संकलन भी आया है 3 वर्ष पहले, नसीमा न दुनिया करके। तो उसमें उन्होंने कई कवियों के अनुवाद के बारे में यही लिखा है कि उस कविता में पूरी तरह से प्रवेश करना पड़ता है, उस कविता को जीना पड़ता है, और तब अच्छा अनुवाद हो पाता है। कुछ कवि ऐसे भी हैं जो वो निरंतर मतलब उसको पढ़ते रहे हैं और अनुवाद नहीं करे हैं, और फिर कई सालों बाद उसका अनुवाद करा है, तो वो उसकी एक अलग पूरी प्रक्रिया होती है। मगर कुंवर जी के अनुवादों को भी पढ़ना एक बहुत बड़ी मेरे लिए कम से कम लेसन रहा है। तो जिस तरह से कुंवर जी ने अपनी काव्य कला इन अनुवादों के माध्यम से आगे बढ़ाई, उसी तरह मैंने कुंवर जी की कविताओं का अनुवाद करके बहुत सीखा। बहुत मुझको उससे क्राफ्ट के बारे में बहुत जानकारी हुई। और मेरे लिए एक और भी इसमें बहुत पर्सनल डायमेंशन भी रहा है कि ऐसी कई कविताओं का मैंने अनुवाद करा है जो जिनको बनते हुए मैंने देखा था अपने आंखों के सामने। तो कुंवर जी जब उन कविताओं को लिख रहे थे तो उनके किस स्थिति में वो थे, क्या भाव थे उनके, किस तरह के इमोशंस थे, और फिर वो कैसे कविता बनी, तो वो एक इनसाइडर के रूप में मुझको देखने का सौभाग्य रहा है। और वो अनुवाद में एक रोल डेफिनेटली प्ले करता है। तो और हाँ, आप कोई ऐसी पसंदीदा कविता का अनुवाद सुनाना चाहेंगे? जरूर सुनाऊंगा। ये भी मैं कहना चाह रहा था कि जैसे कई कई जगह मैं ट्रैवल काफ़ी करता रहता था, तो कुछ कविताएं ऐसी हैं जो मैं जाके बताता था ट्रैवल करके कुंवर जी को उस जगह के बारे में, तो देखता था कि 1 महीने बाद एक कविता उस पर उन्होंने लिख दी है। जैसे ट्यूनीशिया का कुआं है या अंकोर वाट है, ये सब मेरे ट्रैवल करी हुई जगह हैं, और वो उस अनुभव से भी वो कविता लिखते थे। तो उसको अनुवाद करना एक अपने में एक और डिमेंशन लाता था। ये है किताब जो यूके से छपी थी, नो अदर वर्ल्ड, वो यूके में अवेलेबल भी है। ये इससे मैं पढ़ता हूँ एक दो अनुवाद।
छोटी सी कविता है, दो छोटी कविताएं पढ़ता हूँ, जैसे कि टाइम रहे। एक अजीब दिन करके एक उनकी कविता है, वो बहुत फेमस हुई थी पहले। उसका अनुवाद है, A strange day. I roamed about all day today and no mishap happened. I met people all day today and was slighted nowhere. I told the truth all day today and no one took it wrong. I trusted everyone today and got swindled nowhere. And the strangest miracle was that coming home I found not another but myself come back there. तो ये इस तरह की बहुत इसमें बहुत सामाजिक एक और एक मेटाफिजिकल और सोशल एस्पेक्ट है। इसी से एक एकदम अलग आपको मैं कविता सुनाता हूँ, जो कि मेरी बहुत ही प्रिय कविता है। और मैंने सुना है कि कैम्ब्रिज में कोई कंपोजर हैं जिन्होंने इस पर म्यूजिक भी कंपोज करा है। मैंने सुना नहीं है वो अभी तक, मगर छोटी सी एकदम कविता है, सिंपल सी, मगर आप इसमें देखें कितनी लेयर्स हैं, कितने पर्सपेक्टिव से ये कविता पढ़ी जा सकती है। तितलियों के देश में इसका ओरिजिनल टाइटल है, और इसका अनुवाद है इन द लैंड ऑफ बटरफ्लाइज। I once had the illusion that I had reached the land of butterflies, and a butterfly was chasing me. I stopped, so she stopped too. I looked behind me, so she too looked behind her. And when I started running behind her, she too turned around and started running. In fact, like me, she too was under an illusion that she was in the land of butterflies and someone was chasing her. बहुत सुंदर। इसमें आप देखिए रेखा जी, इस कविता को आप एक प्रेम लव पोएम की तरह पढ़ सकते हैं, इसको एक फेमिनिस्ट पोएम की तरह पढ़ सकते हैं, इसको एक एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल पोएम की तरह पढ़ सकते हैं। तो ये मुझको अनुवाद करते समय बहुत महसूस होता रहा है कि कुंवर जी के लेखन में इतने पर्सपेक्टिव्स एक कविता के, छोटी सी कविता के अंदर आ जाते हैं और लेयर्स आ जाते हैं। वो एक अनुवादक के लिए चैलेंज भी है कि वो लेयर्स अनुवाद में दब ना जाएं या एक लेयर डोमिनेट ना करे दूसरे लेयर के ऊपर। ये एक बहुत सिंपल उनकी भाषा होती जा रही है। चक्रव्यूह में जो भाषा थी, आत्मजयी में जो भाषा थी, उससे अब बहुत सरल भाषा हो गई उनकी बात के संग्रह में। और इन दिनों की कविताएं एकदम सीधी, मतलब बहुत उससे, वही आप ठीक कह रहे हैं कि आप लगातार भाषा के साथ भी एक बड़ा जुड़ाव उनका था, और भाषा के प्रयोग को लेकर भी बहुत बड़ा चिंतन था। कोई कविता में आपको एक भी शब्द फालतू नहीं मिलेगा, और एक ही, इसीलिए मतलब इतना वक्त लगता है। तो हमारे पास करीब 18 मिनट वैसे बाकी हैं, जो दिव्या जी ने कहा था। तो हम यूं तो सुनाने को कविताएं हैं, और मिलेना जी से भी बहुत कुछ बात है, लेकिन अगर आप लोगों के सवाल हों तो आप साथ साथ लिखते जाएं, तो उन सवालों को भी साथ साथ ले लेंगे। तो जब तक वो सवाल आ रहे हैं तब तक मैं मिलेना जी से भी बहुत संक्षेप में, मिलेना जी आप अपना बताइए कि आप जो बुल्गारियाई भाषा में उनके अनुवाद कर रही हैं, तो उसमें आपका क्या अनुभव रहा? मेरे लिए उनकी रचनाओं में ये सबसे आकर्षक मूल्यवान है कि कुंवर जी एक बहुत गंभीर विचारक है, जो मानसिक जीवन के मूल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात ये है कि उनका जीवन और उनकी कृतियों से इसी तरह विलीन हुआ कि उनकी प्रत्येक पंक्ति अनेक भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व का स्पंदित अंश है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस रचनात्मक शक्ति, इस
आत्मा की अंतर्दृष्टि, इस दृष्टि की असाधारण तीव्रता से जिनके द्वारा उनका साहित्य परिपूर्ण है, ये सब विशेषताएं तो कुंवर जी की रचनाएं काफ्का से के समान करते हैं हमारे यूरोपियन दृष्टि से। और तो जैसे मैंने पहले बताया, अंतिम 2 सालों या अंतिम साल में मैं मुख्यतः उनके काव्यात्मक गद्य के विषय पर काम कर रही हूँ, और खास तौर पर मेरे लिए ये एक चुनौतीपूर्ण उद्देश्य है कि मैं इंटरटेक्सचुअलिटी की दृष्टि से, इंटरटेक्सचुअलिटी के संदर्भ मैं उनकी गद्यात्मक रचनाओं का विश्लेषण करूं, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पोस्ट कॉलोनियल इंटरटेक्सचुअलिटी, यदि मैं तो प्रोफेसर हरीश त्रिवेदी को साइट करूंगी, उनके कृतियों के लिए बहुत लाक्षणिक है। तो इसमें एक अंग्रेजी में स्विच करूंगी तो सोफिस्टिकेटेड हेटेरोग्लोसिया है ये, तो उनकी गद्यात्मक लेखन के लिए मेरे अनुसार बहुत विशिष्ट है, ये तो डिस्टिंक्टिव फीचर है। और मैं सोचती तो मैं एक उदाहरण दे सकती हूँ। उदाहरण के लिए कुछा में हुएत्संग की कहानी या ऐसे या ऐसे मैं सोचती हूँ कि उदाहरण के लिए पहले 2 वाक्यों में जिनसे ये कहानी शुरू है, मैं पढ़ूंगी यदि समय है, नहीं है शायद। एक बार होर्खे लुइस बोर्हेस की कहानियों की भूल भुलैया में घूमते हुए मैं अचानक हुएनसांग की दुनिया में जा पहुंचा। बहुत पहले की पढ़ी हुई पुस्तक द लाइफ ऑफ हुएनसांग शमन हावर्ड ली में दी हुई अंतरकथा याद आने लगी। इन 2 वाक्यों में 3 नाम का हवाला किया गया है। सुप्रसिद्ध अर्जेंटाइन लेखक बोर्हेस का, हुएनसांग चीनी बौद्ध भिक्षु जो 7वीं शताब्दी में भारत में गए, और सैमुअल बील द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक हुएनसांग की जीवनी। इसी तरह नारायण ने अपनी कहानी के मैक्रो इंटरटेक्सचुअल लेवल स्तर की रचना की, जिसमें अनुस्मरण स्मृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे उन्होंने लिखा, याद आने लगी। तो यहाँ तो भूल भुलैया लाबिरिंथ की बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जैसे हमें मालूम है बोर्हेस की एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका शीर्षक लाबिरिंथ है, और तो बोर्हेस तो लाबिरिंथ का लेखक माने जाते हैं विश्व साहित्य में। इसीलिए मैं समझती हूँ कि इस कहानी में ये प्रतीक अत्यंत महत्वपूर्ण है, और तो इसके अलावा तो आप
मैं अगर आपकी सारी बात को थोड़ा सम अप करूं कि मैं और मिलेना जी एक ही प्रोफेशन से आते हैं। हम लोग कॉलेज में प्रोफेसर करके हम क्लास में बहुत मतलब ये बातें करते हैं, और जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की बात मिलेना जी कर रही हैं, आजकल जितना अकादमिक जगत है वो सब उस पर विचार कर रहा है। और ये बात मिलेना जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण उठाई है कि कुंवर जी के साहित्य में जो जो बात हम शुरू से कर रहे हैं कि वो विश्व साहित्यकार का जो दर्जा है उनका, वो इसीलिए बनता है कि एक साथ एक बहुत सी चीजें उसमें प्रतिध्वनित होने लगती हैं। और केवल उनके साहित्य में, मतलब जो जो सूत्र वो चुन रहे हैं वो विश्व साहित्य में भी प्रतिध्वनित हो रहे हैं और उनके यहाँ भी आ रहे हैं। तो ये जो साहित्यिक सांस्कृतिक आदान प्रदान है, एक को सुनना और दूसरे को सुनाई देना है, यही अंतरपाठ है, यही इंटरटेक्सचुअल है। तो मैं फिर से बाकी सबसे प्रश्न आमंत्रित करूंगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। तो अगर आप में से कोई कुछ किसी से पूछना चाहे कुंवर जी के बारे में, मुझसे, मिलेना जी से या अपूर्व जी से, तो आपका प्रश्न आमंत्रित है। और नहीं तो फिर मैं आपको 2 कविताएं और सुना दूंगी। जब तक प्रश्न आ रहा है, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ। मिलेना जी ने भी उसका जिक्र किया था कि प्रेम का जो भाव है उसे कुंवर जी कैसे परिभाषित करते हैं। ये कविता है जख्म। इसमें प्रेम की बात भी है और उनकी जीवन दृष्टि की बात भी है। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग ही लगना था तो फिर कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी बहुत बड़े प्यार का जख्म होता जो कभी न भरता। अच्छा, कविताओं का की फरमाइश हो रही है। जी हाँ, तो मेरा रेखा जी एक आध कविताएं के सुना दीजिए, और प्रश्न किसी के पास नहीं है। उसके बाद हम 1-2 लोगों से टिप्पणी के लिए विशेष उनको आग्रह करेंगे। एक कुंवर जी की कविताओं का एक संकलन मैंने तैयार किया था, उसका शीर्षक ही है मैं कहीं और भी होता हूँ। तो उसकी जो एक तरह की टाइटल कविता है जिस पर कि ये रखा गया कि मैं कहीं और भी होता हूँ, हाशिए का गवाह संकलन है, उससे ये कविता है। मैं कहीं और भी होता हूँ जब कविता लिखता, कुछ भी करते हुए कहीं और भी होना धीरे धीरे मेरी आदत सी बन चुकी है। हर वक्त बस वही होना जहां कुछ कर रहा हूं, एक तरह की कमसमझी है जो मुझे सीमित करती है। जिंदगी बेहद जगह मांगती है फैलने के लिए, जिंदगी बेहद जगह मांगती है फैलने के लिए। इस फैलने को जरूरी समझता हूं और अपनी मजबूरी भी। पहुंचना चाहता हूं अंतरिक्ष तक, फिर लौटना चाहता हूं सब तक, जैसे लौटती हैं किसी उपग्रह को छूकर जीवन की असंख्य तरंगी। और बहुत ही छोटी छोटी कविताएं हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें पद्मेश जी, अगर समय लगे, एक है घर पहुंचना। हम सब एक सीधी ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर पहुंचना चाहते। हम सब ट्रेनें बदलने की झंझटों से बचना चाहते। हम सब चाहते एक चरम यात्रा और एक परम धाम। हम सोच लेते कि यात्राएं दुखद हैं और घर उनसे मुक्ति। सच्चाई यूं भी हो सकती है कि यात्रा एक अवसर हो और घर एक संभावना। ट्रेनें बदलना विचार बदलने की तरह हो, और हम जब जहां जिनके बीच हों वही हो घर पहुंचना। तो कहीं और भी होता हूं से घर पहुंचना तक कवि कुंवर नारायण की इस काव्य यात्रा में अनेक पड़ाव हैं। आत्म का चिंतन है, सामाजिक संपृक्ति है, आशा
और निराशा के द्वंद्वात्मक स्वर हैं। इतिहास, मिथक, दर्शन सब एकजुट हो गए हैं एक बहुत बड़े विराट का, एक बहुत बड़े समन्वय का, टकराहट से दूर एक रोशनी का, एक चैन का, एक अपने आप को उदात्त करते जाने का भाव उनके समस्त साहित्य में मिलता है। चाहे वो चिंतन की ही हो, अगर उनकी डायरी पढ़ने का अवसर मिले तो डायरी के पन्नों दर पन्नों पर भी उन्होंने जो चिंतन रखा है वो उसमें ये सारी बातें लक्षित होती हैं। तो पद्मेश जी, आपको सौंपती हूँ आगे की कार्यवाही के लिए, जैसा आप ठीक समझें आगे। बहुत बहुत और धन्यवाद ये जी। चलता रहेगा और हम सब और कविताएं पढ़ते रहेंगे। हमारे जी। पास 2-3 प्रश्न आए हैं, उनमें से मैं 2 प्रश्न लेना चाहूंगा। एक पंखुरी सिन्हा जी ने प्रश्न पूछा है। पंखुरी जी, आप वीडियो पे आके स्वयं मिलेना जी से प्रश्न पूछ सकती हैं। पंखुरी जी। सर नमस्ते। मैं अभी अभी बाहर थी और अभी अभी लौटी हूँ, बहुत ही एक अस्त व्यस्त स्थिति में। फिर भी चलिए, मैं बहुत दिलेरी का काम करती हूँ और आ जाती हूँ वीडियो पे। बहुत नमस्कार है मेनना जी को। और मैं पूछना चाहती थी कि उन्होंने बताया इससे पहले जब वो बोल रही थी कि जो सोने और जागने के बिंब हैं, वो बहुत अच्छे लगे उन्हें कुंवर जी की कविताओं में जब उन्होंने उनको पढ़ा। लेकिन मैं चाहती थी कि थोड़ा और वो इस पे बताएं कि और किन कवियों को उन्होंने पढ़ा और कौन सी कविताएं हैं कुंवर जी की जिन्होंने सबसे ज्यादा उन्हें प्रभावित किया। कैसे कुंवर जी पर काम करने का उन्होंने निर्णय लिया, इस बारे में अगर वो थोड़ा और बताएं। मतलब कुंवर जी की कविताएं हम सबको बहुत पसंद है और बहुत प्रिय हो रहे हैं। एक बार मुझे उनसे मिलने का भी मौका मिला है ज्ञानपीठ में, तो थोड़ा मैं उनसे और सुनना चाहती थी। और अगर वो चंद पंक्तियां अपने अनुवाद की सुनाती किसी कविता की तो बहुत अच्छा लगता, बल्गेरियाई में उनको सुनना। धन्यवाद। मिलेना जी, आप। धन्यवाद। तो पहले जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कविता जो सोते हैं तो बल्गेरियन भाषा अनुवादित है। शायद करीब 20 सालों से पहले 2001 एक कुलीग नदेजदा रोजोवा उसका अनुवादक है और ये अनुवाद प्रकाशित है और कमरे में धूप का अनुवाद भी किया गया है। लेकिन अभी तक ये मेरे लिए अफसोस की बात है कि अभी तक बल्गेरियन भाषा में कुंवर जी की रचनाओं का अनुवाद बहुत कम है। आशा कि ये परिस्थिति परिवर्तित होगी। शायद मुझे एक रचना जो मुझे सुप्रिय है, ये उनका खंड काव्य आत्मजाई है। मेरे लिए परखने समझने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन तो इस पर भी बहुत दिलचस्प है। तो एक कारण ये है कि ये रचना कठोपनिषद से संबंधित है। कठोपनिषद की कथा के आधार पर उनकी सृष्टि है। लेकिन तो क्या कहना, न जाने क्यों जब कुंवर जी के इस खंड काव्य को परख रही हूँ तो मैंने इसकी तुलना जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कमायनी से करना शुरू करती हूँ। आमतौर पर ये रचना सौंदर्यात्मक दृष्टि, दार्शनिक दृष्टि से बिल्कुल विभिन्न है। ये तो स्पष्ट है। तो चायवादी है, दूसरे मॉडर्निस्ट है। परंतु इस पर भी इन दोनों में जो समानता है मेरी राय इसमें है कि वे दिखाते हैं कैसे दो महान कवि मिथकीय कथानक के आधार पर मिथकीय कथानक के आवरण में समकालीन मनुष्य के आंतरिक संघर्षों
समकालीन मनुष्य के चिंतन, अकेलेपन की एक अनोखी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मेरे लिए इस खंड काव्य, प्रबंध काव्य में शायद ये समस्या सबसे महत्वपूर्ण आकर्षक है, जो मृत्यु की समस्या है। हमें सब मालूम है कि मृत्यु भय ये तो विश्व संस्कृति में दर्शन का मूल स्रोत है। इसीलिए हमेशा ही हर एक युग में हर एक मनुष्य के लिए ये प्रश्न मृत्यु का भय एक महत्वपूर्ण विषय है। और इस काव्य में तो शाश्वत तो नचिकेता, तो आत्मजय का नचिकेता इन शाश्वत प्रश्नों के सामने खड़ा हुआ है, जो हर एक आदमी के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कुंवर जी ने लिखा, जीवन क्या है, मृत्यु क्यों, मुक्ति कैसे, ईश्वर कहाँ। ये तो बुनियादी प्रश्न है हमारे सब के लिए। और ये तो इंटरटेक्सुअलिटी की दृष्टि में भी इसका विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन तो मेरे लिए ये भी इस काव्य में दिलचस्प है कि प्रभावशील है कि कुंवर जी के नचिकेता की इच्छा तो है मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये स्पष्ट नहीं है कैसे मुक्ति पाना, भय की मुक्ति पाना, और कैसे अपने जीवन पर अपने आप को कैसे हम जीत ले सकते हैं। धन्यवाद गिरिजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सा कार्यक्रम समापन की ओर भी ले जाना है, तो माफ कीजिए। अंत में आप अगर कुछ कहना चाहें, अपनी बात को कंप्लीट करना चाहें तो आप कर लीजिए। मैं ठीक नहीं सुन। अगर आप अपनी बात को खत्म करना चाहती तो कर लें, हाँ। संक्षिप्त कर लें। नहीं, ये तो मैं आत्मजय के विषय पर बहुत कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ या एक दो वाक्य, एक इंटरव्यू में कुंवर जी ने कहा इस कृति के संबंध में, लेकिन वो तो अंग्रेजी में है। Atmajai is very different from my other collections. It is my response to that, which every individual has to face in life. A creative life, to my mind, seems to provide some sort of an intimation of immortality and a distraction from the fear of death. I think this is the most important thing, and for me, this is the most important thing. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ललित मोहन जोशी जी का भी एक प्रश्न है अपूर्व नारायण जी से, तो मैं आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर यदि दें तो आपका आभार होगा। ललित जी पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी, और अपूर्व जी आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छे ढंग से कुंवर जी के बारे में बताया। कुंवर जी से मेरी मुलाकात लखनऊ में बहुत पहले से है, 30-35 वर्ष पहले, और मेरे एक मित्र हैं ओम निश्चल, जिनका भी हमने संवाद किया था। उन्होंने 3 पुस्तकें, मेजर पुस्तकें उन पर लिखी हैं, अन्वय और कविता की एक सगुण इकाई। मित्र है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये पुस्तकें किस तरह से उनको प्रतिबिंबित करती हैं और इनका क्या महत्व है। बस इतना सा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा कि ओम निश्चल जी कुंवर जी के काम से बहुत जुड़े रहे हैं, और अन्वय और अन्वति में उन्होंने जो पिछले 15 साल के लेख कुंवर जी पर लिखे गए हैं उनको एकत्रित करा है।
एक पुस्तक में कुंवर जी के ओवरऑल लेखन पर जो लेख हैं वो हैं, और अन्विति में जो एक एक स्पेसिफिक कृति है उस पर लिखा गया है। और जो तीसरी पुस्तक है वो ओम निश्चल जी के खुद स्वयं के लिखे हुए लेख उसमें हैं। तो बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं ओम निश्चल जी, और बहुत अच्छी कृतियां हैं। ये 2018 में आई थी, 2019 में आई थी। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और हम अन्विति में एक लेख मेरा भी है। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा रेखा जी। इस तरह की एक पुस्तक रेखा जी भी बना रही हैं, रेखा जी भी उस पर काम कर रही हैं। उसको अभी हम लोग बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार है। आज की उस परिचर्चा के माध्यम से बहुत से और जानकारियां मिली पुस्तकों पर। और आज हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच उपस्थित हैं यहाँ ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीरेंद्र शर्मा जी। मैं वीरेंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप कुछ विशेष टिप्पणी 2 शब्द दें। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। पद्मेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका और दिव्या जी का, तेजेंद्र जी का और आपके दूसरे साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो इसलिए कि आपकी वजह से मैं वातायन के साथ जुड़ा हूं। जो मैं आज रेखा जी ने फिर कुंवर नारायण जी के अपूर्वा बेटा जी ने, पूर्वा जी ने और साथ में मेलेना जी ने जिस ढंग से कुंवर नारायण जी के बारे में हमें बताया, वो बहुत ही इंस्पायरिंग वे था। एंड जो उनकी पोइट्री जिस तरीके से, जिस ढंग से, जिस अंदाज से उन्होंने लिखी है कुंवर जी ने, वो मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। वो इसलिए कि राइटर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो समाज के लिए होते हैं, दूसरे अपने आप के लिए होते हैं। आपके साथ जुड़े हुए लोग सब समाज के लिए हैं, सोसाइटी के लिए हैं, सोसाइटी के फ्यूचर के लिए है। मैं उनके जो स्पेशली अजीब मुश्किल में हूं इन दिनों, और दूसरी के अब की अगर लौटा, तो जो दोनों ही पोइट्री आपने दी है, ये एक विजनरी और समाज को अच्छा बनाने के लिए है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपूर्वा जी के फ्यूचर के लिए और कुंवर नारायण जी की जो भी लिखत है उसको समाज के लिए, समाज में लेकर आने के लिए इनको बधाई देता हूं। और आप सबको भी बधाई देता हूं कि आप एक वो कोशिश कर रहे हैं जिससे समाज में अच्छी सोच पैदा हो, समाज का फ्यूचर जो है सोसाइटी का वो अच्छा हो। और इसीलिए मैं कोविड को वहां हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं कि कोविड ने हमारी सोसाइटी को खत्म कर दिया। तो साथ में ये भी है कि कोविड की वजह से हम आपके साथ जुड़े हैं। शायद अगर कोविड का ये प्रोग्राम ना होता, कोविड की वजह से जो वातायन ने अपनी शुरू की है लोगों के साथ जुड़ने की कवायद, अगर वो ना करते तो शायद मैं आज कुंवर नारायण जी को सुनने का सौभाग्य या उनकी पोइट्री को नजदीक से सुनने का सौभाग्य मुझे ना प्राप्त होता। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके फ्यूचर के लिए भी मैं आपको कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार वीरेंद्र जी। और वातायन संस्था का और लोगों का ऐसे आयोजनों से यही उद्देश्य रहता है कि कुंवर नारायण जैसे व्यक्तित्व जिनका जीवन, साहित्य हमारे लिए हमेशा से प्रेरणा रहा है, प्रेरणा है। और ऐसे आयोजनों से हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है साहित्यिक, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें अपना योगदान देने के लिए अपूर्व जी आपका बहुत बहुत आभार। मिलेना जी आपका आभार। और रेखा जी आपका एक विशेष आभार कि आपने जो वो इनवाइट बनाया था कुंवर नारायण जी का, एक छोटा सा जो हम लोगों ने प्रचलित किया, वो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षक था। और साथ साथ में सूचना देता चलूं कि अगले सप्ताह शनिवार को हम यूके टाइम पे 3 बजे और भारतीय समय 8:30 बजे फिर मिलेंगे। और बड़ा विशेष आयोजन है। शीर्ष कवि भारत के बुद्धिनाथ मिश्र जी के साथ संवाद करेंगी डॉक्टर कीर्ति काले जी। तो वह हमारा अगला आयोजन होगा जो 40वीं गोष्ठी होगी। इस शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ वातायन की अध्यक्षा मीरा कौशिक जी का
कि आप आएं और उसका औपचारिक समापन करें। मीरा जी, आपका स्वागत है। जी पद्मेश जी, रेखा जी, मिलना जी, अपूर्व जी और वीरेंद्र जी, साथ में देश विदेश से पधारे सभी विद्वानों और सुधीजनों का स्वागत। इस औपचारिक धन्यवाद से पहले मैं 70 के दशक के अंतिम वर्षों में एक बार अपने एक पारिवारिक मित्र कमलेश शुक्ला की महारानी बाग स्थित पर अपने पिता के साथ हुए श्रीलाल शुक्ल और कुंवर नारायण जी से हुए वार्तालाप का स्मरण कर रही हूँ। श्रीलाल जी ने मुझसे पूछा, क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा, हिंदी ऑनर्स, सेकेंड ईयर। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, मैं हिंदी में लिखना चाहती हूँ। कुंवर जी ने हंसते हुए कहा, हिंदी में लिखने के लिए हिंदी साहित्य में बीए करने की कोई जरूरत नहीं। आज वातायन के अधिकतर सदस्य उनके इस कथन को सार्थक करते हैं और रेखा जी, आपके शब्दों को मैं आज समझकर समृद्ध हूं। दिव्या जी द्वारा परिकल्पित स्मृतियों और संवाद के इस पहले अध्याय में कुंवर जी की स्मृति के साथ समय बीता। हमारा नया वर्ष आज संपन्न हुआ। वैश्विक विचारक असाधारण अंतर्दृष्टि लिए कुंवर जी के चिंतन के धरातल पर उनकी काव्य संवेदना को कुछ एक क्षण हमने आज जिया। ज्ञान द्वारा संभावित विराट आत्मजयी मुक्ति जो अंदर और बाहर के संवाद से पैदा हुई है, उसे हमने समझा। उनके दृश्य और श्रव्य अनुभवों को जीती हुई उनकी बनती हुई काव्य यात्रा के बारे में सुन आज हम भर गए हैं उदात्त ऊर्जा से। अपूर्व जी का साहित्यिक ठहराव और मिलेना का व्याख्यात्मक संवाद, और रेखा जी आपके साथ आज की लंदन की कड़कड़ाती ठंड की दोपहर हमारे लिए आज थोड़ी गर्म हो गई है। तो आप सबका, वातायन के सदस्यों, दिव्या जी और मेरी तरफ से, हम सब की ओर से आप सबका धन्यवाद। और पद्मेश जी, आपका प्रताप बना रहे। अगले सप्ताह फिर भेंट हो आप सबसे। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मीरा जी। मैं एक सूचना और देता चलूं कि कल वैश्विक हिंदी परिवार का आयोजन, जो साप्ताहिक आयोजन है, थोड़ा विशेष है। उसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान के छात्र भाग लेंगे और साथ में विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस ने अभी एक प्रतियोगिता की थी जिसमें व्यंग के ऊपर लेख और निबंध मंगाए गए थे। तो उसमें हमारी यूके की पत्रकार मधु चौरसिया जी उसमें विजेता रही हैं और उन्होंने गौरव बढ़ाया है यूके के हिंदी साहित्य का। तो उनके भी सम्मान में वो कार्यक्रम है। इसमें डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी भी होंगे सम्मिलित, जो प्रख्यात व्यंग्यकार हैं। तो उससे भी हम लोगों के साथ आप जुड़िएगा। इन शब्दों के साथ हम विदाई देते हैं। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी, मीरा जी, दिव्या जी, पद्मेश जी और रेखा जी ने तो पूरा संचालन किया। मिलना जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मेरी